नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी, मेहनत कर रहे होंगे और सफलताओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सफलताएं इसलिए क्योंकि आप पीसीएस भी दे रहे हैं, आईएएस भी दे रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए भी लगे हैं, पीजीटी टीजीटी के लिए भी लगे हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य को समग्र रूप में पढ़िए। जो लोग पूरी तरह सब्जेक्टिव होकर के हिंदी पढ़ेंगे उनकी कोई परीक्षा नहीं रुकेगी। आप यकीन मानिए, आप ग्रेजुएशन देना चाहें, आप मास्टर डिग्री देना चाहें, आप पीजीटी टीजीटी देना चाहें, आईएएस पीसीएस देना चाहें, सबके लिए फ़ायदेमंद है। नेट जेआरएफ के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो एक बार समग्र रूप में इसका अध्ययन जरूरी है। एक बात और कि जो लोग पूरी तरह से सिलेबस देख रहे हैं मोबीसाला ऐप पर, क्या अब भी उनकी कोई शिकायत है क्रम को लेकर के? मैं उम्मीद करता हूं कि क्रम अब ठीक हो गया होगा। हर खंड अपने हिसाब से होगा, उसको देख लीजिएगा। फिर भी यदि कहीं कोई क्रम में गड़बड़ी हो या लगे कि ऑर्डर ठीक नहीं है तो आप मुझे ज़रूर सूचित करें। आपका हक है, आपका अधिकार है, आप मुझे आदेश करें, एकदम उसे ठीक करेंगे हम लोग। दूसरी बात कि जो लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हमारे मित्र हैं, उनकी एक शिकायत है कि भाई सभी टॉपिक को क्रम वाइज क्यों नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, 3-3 घंटे की अगर क्लास ली जाए तो 6 महीने लग जाते हैं हिंदी साहित्य को पूरी तरह ख़त्म करने में। अब आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब पर एक वीडियो 30 मिनट का, 40 मिनट का मैक्सिमम हो सकता है। ऐसे में समय लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन समय लगेगा। तब तक अगर जो लोग उससे जुड़े हुए मोबीसाला पर, उसमें पूरा वो सिलेबस लगभग रिकॉर्डेड है या कुछ एक चीज़ें बची भी होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब सिलेबस लगभग समाप्ति की ओर है। तो इस माफ़ी के साथ भी मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ कि थोड़ा समय लगेगा यूट्यूब के दर्शकों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, भाई बहनों के लिए। मैं कोशिश करूँगा अपनी ओर से हर चीज़ लाऊं, लेकिन पूरे सिलेबस को क्रमवार रूप में लाना बहुत समय ले लेगा यूट्यूब। आप समझ ही सकते हैं कि एक एक टॉपिक को पढ़ाने में समय लगता है। इतना ही नहीं, एक टॉपिक के सब टॉपिक भी कई हैं। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक काल में भारतेंदु युग को देखने की कोशिश करेंगे। ये जो भारतेंदु युग है, इस पर 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक कि भारतेंदु युग की विशेषताओं की चर्चा करें, किस प्रकार इसमें साहित्य की प्रवृत्तियां रही हैं। जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रकार भारतेंदु युग अंतर्विरोध मूलक रहा है। दोस्तों, एक तीसरा प्रश्न जो बड़ा ही चर्चित है, भारतेंदु युग में नवजागरण की चेतना या राष्ट्रीय जागरण चेतना को उद्घाटित करें। लेकिन इन तीनों के अलावा मेरी गुजारिश है कि एक चौथे प्रश्न को भी तैयार करें आप। भारतेंदु युग में खड़ी बोली का विकास तथा भारतेंदु युग में गद्य और पद्य विधाओं का विकास। इतने मुद्दों को अगर ढंग से आप तैयार कर लेते हैं तो देखिएगा कि प्रश्न इसके बाहर अब नहीं बनेंगे। दोस्तों, भारतेंदु युग की जो काल सीमा रही है वह 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक रही है। कुछ लोगों ने यह तर्क दिया कि क्या भारतेंदु जी के नाम पर, यानी बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, भारतेंदु युग रखा गया। 1850 में ही उनका जन्म हुआ, तो क्या जन्म के साथ ही उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी या साहित्य नाटकों की रचना उन्होंने शुरू की? और क्या जन्म के साथ ही भारतेंदु युग का नाम आना
उचित है या अनुचित है? क्योंकि देखा जाए तो भारतेंदु जी की रचना लगभग 1867-68 से उभर कर आई। जाहिर सी बात है भाई, कोई 16-17 साल का होगा तो एक परिपक्व रचनाकार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा थी कि ये 5 साल की उम्र से ही कविता वगैरह करने लग गए थे। भाई ईश्वर प्रदत्त बहुत सी चीज़ें होती हैं, ईश्वर की अनुकंपा और कृपा बरसती है। बहुत से ऐसे नाम हमने सुने हैं कि अल्पायु में ही कुशाग्र बुद्धि के लोग देखे गए या उनकी प्रतिभा जो है अत्यंत प्रखर देखी गई। दूसरी बात कि भारतेंदु जी 1885 में गुजर गए। 1850 में जन्म हुआ और 1885 में गुजर गए। तो फिर उनकी मृत्यु के भी बाद लगभग 1900 तक भारतेंदु युग की स्थापना का क्या कारण होगा? दोस्तों, 2-3 बात समझिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र से जुड़े रचनाकारों को भारतेंदु मंडल कहा गया। इस भारतेंदु मंडल में कई रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट थे, अगर नाम आपने सुना हो, प्रताप नारायण मिश्र थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, अंबिका दत्त व्यास थे, राधा कृष्ण दास थे, राधा चरण गोस्वामी थे। तो यदि भारतेंदु मंडल के रचनाकारों की बात करें तो भारतेंदु के आदर्शों पर ही चलने वाले, राष्ट्रीय जागरण नवजागरण का प्रसार करने वाले ये रचनाकार थे। इस पूरे भारतेंदु मंडल का प्रभाव 1850 से लेकर 1900 तक रहा। इसीलिए भारतेंदु युग की काल सीमा भी 1850 से 1900 ईस्वी तक स्वीकार की गई। और बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य के लिए जो भी आदर्श निर्धारित किए थे या राष्ट्रीय जागरण, सामाजिक उत्थान की जो उनकी चेतना थी, इन सभी बातों का प्रभाव आप देख सकते हैं कि 1850 से 1900 ईस्वी के काल में, चाहे वो नाटकों की रचना हो, चाहे निबंध लिखे गए हों, चाहे उपन्यास लिखे गए हों या कविताएं लिखी गई हों, ये प्रभाव देखे गए। इसीलिए इस काल सीमा का जो विवाद है वो अब तक रहा है कि भाई जब जन्म लिए भारतेंदु जी तो क्या उसी समय से भारतेंदु युग की शुरुआत मानी जाए, और क्या मृत्यु के बाद भी भारतेंदु युग की काल सीमा रहे। दोस्तों, भारतेंदु युग हिंदी साहित्य में आधुनिक काल, या यूं कहें कि भारतेंदु युग से ही हिंदी साहित्य का आधुनिक काल गतिशील हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल शुरू हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी को 2 हिस्से में बांटा गया। एक पूर्वार्ध, पूर्व का आधा, फर्स्ट हाफ, और दूसरा उत्तरार्ध, सेकेंड हाफ। जो पूर्वार्ध था दोस्तों, वह 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक की काल सीमा को दर्शाता है, और उत्तरार्ध 1850 से 1900 ईस्वी की काल सीमा को दर्शाता है। जो पूर्वार्ध था दोस्तों, फर्स्ट हाफ, फोर्ट विलियम कॉलेज के कार्यों को दर्शाता है कि किस प्रकार फोर्ट विलियम कॉलेज और उससे जुड़े भाषा मुंशियों के द्वारा गद्य और खड़ी बोली का प्रसार हुआ। यानी इसका जुड़ाव जॉन विलियम गिलक्राइस्ट और फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है। और जो उत्तरार्ध है, इसे ही भारतेंदु युग कहा गया।
देखा जाए तो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वह इसी 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ और उसमें भी उत्तरार्ध यानी भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल गतिशील हुआ, जहाँ आचार्य शुक्ल को यह कहना पड़ा कि यहाँ से गद्य की शुरुआत हुई, खड़ी बोली की शुरुआत हुई, इसलिए उन्होंने इसे गद्य काल नाम दिया। दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य को यह माना कि यहाँ से साहित्य जनता की ओर प्रवृत्त हुआ, यानी साहित्य जनोन्मुखी हुआ, अर्थात साहित्य का ध्यान, साहित्यकारों का ध्यान समाज की ओर गया, राष्ट्र की ओर गया या जनता की समस्याओं की ओर गया। क्यों? क्योंकि भारतेंदु जी से ठीक पहले या भारतेंदु युग से ठीक पहले हिंदी साहित्य में रीतिकाल था और रीतिकाल के विषय में यह हम और आप भली भांति जान चुके हैं कि रीतिकाल का साहित्य दरबारी था, सामंती था, जनता की उसमें उपेक्षा थी, जन चेतना की उसमें उपेक्षा थी। इसीलिए शुक्ल जी ने कहा कि भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य की दिशा और दशा बदलने लगती है। यहाँ से साहित्य जन सरोकारों से जुड़ जाता है, यहाँ से साहित्य गद्य और खड़ी बोली के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण से जुड़ता है, यहाँ से साहित्य जनता की संवेदनाओं से जुड़ जाता है, यहाँ से साहित्य जनता की ओर उन्मुख होता है या उसमें जन चेतना को लेकर के प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं, जबकि भारतेंदु से ठीक पहले का साहित्य रीतिकाल का साहित्य सामंती था, दरबारी था, अर्थात समाज से कटा हुआ, जन चेतनाएँ उसमें उपेक्षित थीं, उसकी जो रुचियाँ थीं वो पूरी तरह सामंती दरबारी थीं, अभिजात्य मूलक थीं। दोस्तों, भारतेंदु युग के विषय में यह माना गया कि इस धारा के साहित्य में अंतर्विरोध देखा गया। इसीलिए भारतेंदु युग से आधुनिक काल की शुरुआत तो हुई, लेकिन वास्तव में आधुनिकता की शुरुआत द्विवेदी युग से हुई। बात को पकड़िएगा, भारतेंदु युग को आधुनिक काल का प्रवेश द्वार तो कहा गया, किंतु आधुनिकता की वास्तविक शुरुआत द्विवेदी युग से हुई, क्योंकि भारतेंदु युग में चेतनाएं अंतर्विरोध मूलक थीं। इसीलिए वास्तव में आधुनिकता या पूरी तरह आधुनिकता द्विवेदी युग से देखी गई, या आधुनिक साहित्य की वास्तविक शुरुआत द्विवेदी युग से, क्योंकि भारतेंदु युग में अभी भी अंतर्विरोध के स्वर गतिशील थे। इसका कारण यह माना गया कि भारतेंदु युग में दो प्रकार के रचनाकार थे। एक भारतेंदु मंडल से जुड़े और एक गतानुगतिक धारा से जुड़े। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों
बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, और राधा चरण गोस्वामी आदि की चर्चा की गई। दूसरी तरफ जो गतानुगतिक धारा थी, आएंगे इस पर, ये क्या है, क्यों है। दोस्तों, गतानुगतिक धारा के रचनाकारों में यदि देखें तो लच्छीराम, कवि हनुमान, काशी सेवक दास, बेनी द्विज, ठाकुर रघुराज सिंह, ललित किशोरी, ललित माधुरी, कवि सरदार। दोस्तों, गतानुगतिक धारा, गत यानी पीछे, अनु मतलब की ओर, और गति के यानी चलना। याद रखिए, ये दोनों धाराएं भारतेंदु मंडल से जुड़ी थीं, यानी दोनों धाराएं भारतेंदु युग से जुड़ी थीं। लेकिन जो एक धारा थी अपने पीछे के साहित्यिक प्रवृत्तियों को, पीछे की साहित्यिक धाराओं का अनुसरण कर रही थी। गत यानी पीछे, तो भारतेंदु युग से ठीक पीछे रीतिकाल। अब रीतिकाल का अनुसरण करना यानी रीति निरूपण की चर्चा करना, श्रृंगारिकता की चर्चा करना, नायिका भेद को महत्व देना, दरबारी परिवेश की रूढ़ियों का पालन करना। एक ही काल में भारतेंदु युग में ही एक धारा के रचनाकार रीतिकालीन आदर्शों का अनुसरण कर रहे थे, रीतिकालीन साहित्यिक रूढ़ियों प्रवृत्तियों की चर्चा कर रहे थे। इनकी रचनाओं में नायिकाओं का सौंदर्य वर्णन था, नक्सिख वर्णन था, अंग शोभा वेशभूषा चित्रण था। ये आलंकारिक रचनाएं लिख रहे थे, रीति निरूपण को महत्व दे रहे थे, श्रृंगार चित्रण को महत्व दे रहे थे। दूसरी तरफ जो भारतेंदु मंडल के रचनाकार थे, इन्होंने राष्ट्रीय जागरण को महत्व दिया। देखिएगा बोर्ड पर, बातें अगर स्पष्ट दिखाई पड़े। सामाजिक उत्थान को महत्व दिया। ये नारी चेतना की बात कर रहे थे, राष्ट्र को झकझोरने की बात कर रहे थे, नींद में या मदहोशी में या पराधीनता से, शोषण से बेखबर राष्ट्रीय जनता को
झकझोर कर जगाने का प्रयास कर रहे थे। अर्थात भारतेंदु मंडल के रचनाकार राष्ट्रीय चेतना का प्रसार कर रहे थे, जनता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। तो दूसरी तरफ गतानुगतिक धारा के रचनाकार अब भी सामंती दरबारी प्रवृत्तियों का अनुसरण कर रहे थे। एक जनता से जुड़े तो दूसरी धारा के रचनाकार जनता से अभी भी कटे हुए उन्हीं सामंती अभिजात्य अभिरुचियों पर रचना लिख रहे थे। जब भी दो विरोधी धाराएं टकराएं, परस्पर अंतर विरोधों का जन्म होता है। यानी साहित्य में जब भी दो विरोधी धाराएं टकराती हैं, वहाँ अंतर विरोध या संक्रमण जन्म लेता है। भारतेंदु युग का साहित्य इसी अर्थ में अंतर विरोध मूलक है, क्योंकि एक तरफ साहित्य अब भी मध्यकालीन आदर्शों, रीतिकाल को हिंदी साहित्य में मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना गया। तो एक तरफ साहित्य अब भी मध्यकालीन यानी मध्ययुगीन हिंदी साहित्य के मूल्यों का वहन कर रहा था, तो दूसरी तरफ भारतेंदु युग में एक धारा ऐसी भी थी जो आधुनिक हिंदी साहित्य यानी समाज से जुड़ा हुआ साहित्य था। यह धारा जनता के सरोकारों से जुड़ गई थी। यह जनता से कटी सामंती अभिरुचियों से जुड़ी धारा, और यह सामंती अभिरुचियों से कटकर जनता के सरोकारों, जन चेतना से जुड़ी धारा। यही वजह है कि भारतेंदु युग में अंतर विरोध का स्वर व्याप्त है। यही वजह है कि माना गया कि भारतेंदु युग से आधुनिकता की शुरुआत तो हुई, किंतु यह आधुनिकता अंतर विरोध मूलक है। वास्तव में आधुनिकता द्विवेदी युग से आई, क्योंकि द्विवेदी युग का साहित्य अंतर विरोध मूलक नहीं था। इसीलिए कहा गया कि भारतेंदु युग आधुनिक काल का प्रवेश द्वार तो है, किंतु वास्तव में आधुनिकता द्विवेदी युग से आई। दोस्तों, इतना ही नहीं, यह भी माना गया कि भारतेंदु युग में एक तरफ गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग था, तो दूसरी तरफ पद्य या कविता के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग था। यानी भाषाई स्तर पर भी यह अंतर विरोध व्याप्त था भारतेंदु युग में। गद्य के लिए कौन सी भाषा? खड़ी बोली। और पद्य के लिए कौन सी भाषा? ब्रजभाषा। जाहिर सी बात है कि भाई एक ही धारा में साहित्य की दोनों अलग अलग विधाओं के लिए अलग अलग भाषाओं का प्रयोग, गद्य के लिए खड़ी बोली और पद्य के लिए ब्रजभाषा। देखा जाए तो द्विवेदी युग में, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा, उस द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा एकमात्र खड़ी बोली बनकर आई। किंतु भारतेंदु युग में ऐसा न हो सका, भाषाई अंतर विरोध भी बरकरार देखा गया। एक तो रचनाकारों का अंतर विरोध, ऊपर से भाषाई अंतर विरोध। इतना ही नहीं, यह भी माना गया कि भारतेंदु युग के रचनाकारों ने एक तरफ राष्ट्रभक्ति की चेतना का प्रसार किया, तो दूसरी तरफ राजभक्ति परक रचनाएं भी लिखी। यानी इनकी रचनाओं में एक तरफ राष्ट्रभक्ति है दोस्तों, तो दूसरी तरफ राजभक्ति भी है। जो व्यक्ति राजभक्ति करेगा वह राष्ट्रभक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय राज था अंग्रेजी राज, और अंग्रेज हमारे लिए पूरी तरह अहितकर थे। हमें गुलाम बना रखा था उन्होंने। हमारा साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शोषण कर रहे थे, हमारा चौतरफा शोषण कर रहे थे।
भारतेंदु युग के रचनाकार एक तरफ अंग्रेजी राज की प्रशंसा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ये राष्ट्र को जगाने के लिए राष्ट्र का भी गुणगान कर रहे थे, राष्ट्रीय जनता को भी पराधीनता के खिलाफ एकजुट करना चाह रहे थे। बात समझा जाए कि जो देशभक्त होगा उस समय, या जो देशभक्त था वह राजद्रोही था, यानी अंग्रेजों का विरोधी ही देशभक्त हो सकता था, और जो राजभक्त था उस समय वह हर हाल में देशद्रोही था। पर दोस्तों, ये दोनों ही बातें भारतेंदु युग में देखी गई। भारतेंदु युग के रचनाकार एक तरफ अंग्रेजी राज की भी प्रशंसा कर रहे थे। अंग्रेज राज सुख साज सबे अति भारी, पैधन विदेश चली जात है यह अति ख्वारी। देखिए, भारतेंदु के नाटक भारत दुर्दशा में एक पंक्ति अंग्रेजी राज की प्रशंसा में है, यानी राजभक्ति में। क्या? अंग्रेज राज सुख साज सबे अति भारी, कि भारत में जो अंग्रेजी राज आया उससे बढ़कर सुख सुविधाएं और कहीं मिली ही नहीं, यहाँ तक कि राम राज भी उसके आगे फीका पड़ गया। तो ये अंग्रेजी राज की प्रशंसा थी, राजभक्ति। लेकिन अगली ही पंक्ति में देखिए, पैधन विदेश चली जात है यह अति ख्वारी, किंतु हमारा जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, धन का बहिर्गमन, अंग्रेजों के द्वारा जो हमारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है, वही सबसे बड़े दुख की बात है। मतलब एक ही रचनाकार एक ही पद में कहीं राजभक्ति करता नजर आ रहा है तो कहीं राष्ट्रभक्ति। अंबिका दत्त व्यास ने तो समस्या पूर्ति लिखते समय हद ही कर दी। उनका एक पद है, पूरी यमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया महारानी। अमृत की कटोरी की तरह जिस प्रकार अमृत लोगों को अमर बना देता है, हे विक्टोरिया महारानी, हे अंग्रेजी साम्राज्ञी, तुम तब तक चिरंजीवी रहो, कब तक? जबलों सूरज चंद प्रकाश करे, रहे सातों सिंधु में पानी, पूरी यमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया महारानी। आज भी हम लोग डायलॉग देते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाना नेता तेरा नाम रहेगा, समझिए। तो दोस्तों, अंबिका दत्त व्यास एक तरफ राजभक्ति कर रहे थे। ये वही भारतेंदु युग है जहाँ कई ऐसी राजभक्ति परक रचनाएं लिखी गईं, जैसे विजय विजयनी वैजंती, जैसे रिपनाष्टक, जैसे मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि। अब आप समझ सकते हैं कि मैकडोनाल्ड कौन थे, लॉर्ड रिपन कौन थे। यदि उनकी प्रशंसा में कोई अष्टक लिखे, रिपनाष्टक, जैसे कोई मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि लिखे, तो आप समझ सकते हैं कि चाहे राधा कृष्ण दास हों, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र हों, चाहे अंबिका दत्त व्यास हों, इस धारा के रचनाकारों ने अंग्रेजी राज की जमकर प्रशंसा भी की। यही वजह है कि भारतेंदु युग अंतर्विरोध मूलक था 3 स्तरों पर। एक तो रचनाकारों के स्तर पर, कुछ रचनाकार राष्ट्रीय जागरण की बात कर रहे थे, तो गतानुगतिक धारा के रचनाकार अभिरीतिकालीन प्रवृत्तियों को ढो रहे थे। दूसरा कारण भाषाई कि गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग था, जबकि पद्य के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग था। और तीसरा कारण कि इस धारा के रचनाकार एक तरफ राष्ट्रभक्ति की भी चर्चा कर रहे थे, दूसरी तरफ राजभक्ति परक रचनाएं भी लिख रहे थे। ये राष्ट्र को पराधीनता से मुक्ति भी दिलाना चाह रहे थे और अंग्रेजी राज की जमकर प्रशंसा भी कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि भारतेंदु युग में अंतर्विरोध का स्वर इन्हीं कारणों से उभर कर आया। दोस्तों, जब हिंदी साहित्य के प्रश्नों को आप करेंगे
तो उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह है विशेषता या प्रवृत्तियों को लेकर। तो प्रश्न जो बनता है, एक तो आपने देखा कि किस प्रकार भारतेंदु युग का स्वर अंतर विरोध मूलक है। दूसरी बात कि भारतेंदु युग की विशेषताओं की चर्चा करें या प्रवृत्तियों की चर्चा करें। दोस्तों, भारतेंदु युग की विशेषताओं की बात करने से पहले याद रखिए कि इस काल में दोनों प्रकार की विशेषताएं देखी गईं। एक तो मध्ययुगीन साहित्य यानी रीतिकालीन विशेषताएं भी देखी गईं और दूसरी तरफ आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां भी देखी गईं। इसलिए तो अंतर विरोध मूलक रहा है। तो जब बात करेंगे भारतेंदु युग की विशेषताओं की, तो विशेषताओं को ही प्रवृत्तियां कहते हैं दोस्तों। उसे ही साहित्य की संवेदनाएं कह सकती, उसे ही साहित्य की मुख्य रूढ़ियां भी कह सकती। तो इन विशेषताओं में जो सबसे बड़ी विशेषता है वह नवजागरण परक चेतना है। यदि दूसरी विशेषता की बात करें तो सामाजिक उत्थान का यहाँ पहली बार प्रयास किया गया या सामाजिक चेतना का प्रयास किया गया। तीसरी विशेषता की बात करें तो अंतर्विरोध, ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता की बात करें तो यहाँ भी रीति निरूपण है, श्रृंगारिक चित्रण है या श्रृंगारिकता है। साथ ही यहाँ समस्या पूर्ति का भी प्रयोग है दोस्तों। चौथी या पांचवी विशेषता की बात करें तो गद्य का विकास, खड़ी बोली की शुरुआत, इसकी भी बात कर सकते हैं। छठी विशेषता के रूप में बात करें तो ब्रज और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग है यहाँ। सातवीं विशेषता की बात करें तो रचनाएं गद्यात्मक भी हैं, पद्यात्मक भी हैं। आठवीं विशेषता की बात करें दोस्तों तो यह कहा जाए कि जो कुछ भक्ति और आदिकालीन परंपराओं का भी निर्वाह है, जैसे अमीर खुसरो और तुलसी की जो कई शैलियां थीं उसका यहाँ पर निर्वाह है। तो ये क्या है, जैसे अमीर खुसरो भाई मुकरी लिखते हैं, है ना, मेरा मुँह से श्रृंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासों चिक्कन ना कोई दिशा। भारतेंदु युग में भी मुकरियाँ लिखी गईं। भारतेंदु जी मुकरी लिख रहे थे, इसलिए उनकी मुकरियों को नए जमाने की मुकरियों का नाम दिया गया। जैसे भारतेंदु जी लिखते, 3 बुलावे 13 आवे, निज विपदा रो रो सुनावे, आंखें फटी भरा न पेट, ए सखी साजन ना सखी ग्रेजुएट। फिर लिखते हैं, मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, मोहे बिगारे मोहे करे खराब, ए सखी साजन ना सखी शराब। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, ए सखी साजन ना सखी अंग्रेज। तो भारतेंदु ने कुछ पुरानी साहित्यिक परंपराओं का, पद्यात्मक विधाओं का, जिनका की प्रयोग अमीर खुसरो ने किया, कबीर ने किया,
कहीं रहीम ने किया, तुलसी ने किया, उनका भी उन्होंने प्रयोग किया। साथ ही कुछ और नई शैलियाँ भी आईं, जैसे हालांकि उन्हें भी नई मत कहिए, लावनी अपने यहाँ पहले से शैली थी। जैसे लावनी लिख रहे थे भारतेंदु युग में, भाई भारत दुर्दशा नाटक में योगी लावनी ही गाता है। इसके अलावा भारतेंदु जी पैरोडी लिख रहे थे, मिश्रित कविताओं को लिख रहे थे। इतना ही नहीं, मरसिया और स्यापा भी लिख रहे थे, छाती पीट पीट करके विलाप करना। तो भारतेंदु युग में कई प्रकार की साहित्यिक विधाएं कुछ जन्मी भी, कुछ परंपराओं का निर्वाह भी किया गया। यहाँ अंतर विरोध भी है, समाज का उत्थान भी है, राष्ट्रीय जागरण भी है, कहीं ना कहीं श्रृंगारिक चित्रण भी है, समस्या पूर्ति रीति निरूपण भी है, गद्य का विकास तो है, लेकिन साथ ही पद्यात्मक रचनाएं भी लिखी गईं। खड़ी बोली का प्रयोग तो है, लेकिन ब्रजभाषा का भी प्रयोग है। यही वजह है कि पूरा भारतेंदु युग अंतर विरोध मूलक रहा है, और इन्हीं बातों को हम लोग भारतेंदु युग की विशेषताओं या साहित्यिक प्रवृत्तियों के रूप में देखेंगे। दोस्तों, आइए एक एक करके इन्हें देखें। नवजागरण परक चेतना का क्या अर्थ है? सुनते जाइए, लिखते जाइए, क्योंकि हिंदी साहित्य में नवजागरण हर हाल में पूछा जाएगा, चाहे वो मध्यकालीन लोक जागरण भक्ति काल का हो, चाहे वो आधुनिक नवजागरण भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद का हो, ये आपसे पूछा ही जाएगा। चाहे प्रसाद जी के नाटकों में राष्ट्रीय जागरण हो, चाहे निराला की कविताओं में राष्ट्रीय जागरण हो, या प्रसाद की कामायनी की बात हो, या मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती हो, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हों भारत दुर्दशा या अंधेर नगरी, इन सब में ये प्रश्न गूंजेगा, नवजागरण या राष्ट्रीय जागरण। आइए समझते हैं। दोस्तों, नवजागरण का क्या अर्थ होता है और क्यों इसका प्रयोग साहित्यकारों ने, विशेषकर भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य में यह नवजागरण उभर करके आया? यदि गौर किया जाए तो नवजागरण का अर्थ सामान्य शब्दों में राष्ट्र को फिर से जगाना। तो फिर से जगाना का क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि भाई हम अतीत में जगे थे, किंतु अंग्रेजी काल में यानी उस समय के वर्तमान में हम सो गए। समझिए, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। फिर से जागना ही नवजागरण है। देखा जाए तो इतिहास में नवजागरण और पुनर्जागरण का आप अंतर लिखते हैं, लिखिए वहां। लेकिन हिंदी साहित्य में जो नवजागरण है दोस्तों, वही पुनर्जागरण है, और जो नवजागरण पुनर्जागरण है वही राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण है। शब्दों को पकड़िएगा। दोस्तों, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण है वही पुनरुत्थानवाद है। और कहीं ना कहीं यही साहित्य में प्रबोधन भी है। क्या इसका मतलब है? नवजागरण परक चेतना यह मानती है कि हम अपने अतीत में
हमारे सभी मूल्य स्वर्णिम थे, श्लाघ्य थे। हम अतीत में निर्दोष थे। इतना ही नहीं, हम विश्व गुरु थे। ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, समृद्धि, इन सब में हम विश्व में अग्रणी थे। यानी हमारा अतीत सुंदर था, स्वर्णिम था। और इसीलिए अतीत में कई आक्रांता आए, शक आए, यवन आए, हूण आए, हमने सबको मार भगाया। शेर जब तक जगा रहता है, उसके माद में किसी को घुसने की किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई अनायास घुस जाए। लेकिन जब शेर सो जाता है तो सियार भी माद में घुसकर उसका शिकार चुरा ले जाता है। लिखते हैं छायावादी, शेरों के माद में आया आज सियार, जागो फिर एक बार। जरा समझिए इसका मतलब क्या था। हमारा अतीत पूरी तरह स्वर्णिम था। हम सभी क्षेत्रों में, कला, साहित्य हो, विज्ञान हो, खगोल हो, भूगोल हो, चाहे जो भी शास्त्र रहा हो, ज्योतिष शास्त्र हो, चिकित्सा शास्त्र हो, यहाँ तक कि शल्य क्रिया में ऑपरेशन वगैरह, भाई देखें तो हम इन सभी क्षेत्रों में, चाहे वो धातु शोधन हो, विश्व को हम ही ने सभ्यता सिखाई। यानी भारत का अतीत स्वर्णिम था। भारत का अतीत विश्व में विख्यात था। किंतु ऐसा क्या हुआ कि उस काल के वर्तमान यानी अंग्रेजी पराधीनता के काल में हम सो गए। यानी अपने मूल्यों को हम शायद एक एक करके भूलने लग गए। इतिहास में एक प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों ने बेखबरी के दौर में भारत को जीत लिया। मतलब हम सो रहे थे। हम अपनी समस्याओं से, हम अपने मूल्यों से कहीं ना कहीं अनभिज्ञ बने बैठे थे। कहीं ना कहीं उन मूल्यों को लेकर के हम पशोपेश में थे, शायद भुलाए बैठे थे। दोस्तों, ये जो नवजागरण है, इसका काम है अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को सुधारना, और वर्तमान यदि सुधर जाए तो भविष्य तो अपने आप संवर जाएगा। इसीलिए माना गया कि नवजागरण परक चेतना जो है वह अतीत के प्रति मोहाविष्ट है, मोहग्रस्त है अतीत के प्रति। अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को सुधारना, इसीलिए अतीत के मूल्यों का फिर से उत्थान पुनरुत्थानवादी चेतना है। राष्ट्र को अपने अतीत की याद दिलाकर उसे फिर से जगाना ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण है कि किस प्रकार हमारी संस्कृति पूरे विश्व में अग्रणी थी। जाहिर सी बात है कि यही नवजागरण है, यही पुनर्जागरण है। हिंदी साहित्य में मैं फिर से कहता हूँ कि इतिहास में आप नवजागरण और पुनर्जागरण का अंतर पढ़ते हो, पढ़ना वहाँ जरूरी भी है। दोस्तों, यह माना गया कि नवजागरण परक चेतना वह अंतर्दृष्टि विकसित करती है या वह आलोक उत्पन्न करती है। एक प्रकार से ज्ञान, एक प्रकार से एनलाइटमेंट, एक प्रकार से मार्गदर्शन, जिसके माध्यम से हम दो संस्कृतियों के बीच तुलना कर पाते हैं, अतीत की संस्कृति और वर्तमान की संस्कृति। इतना ही नहीं, यदि कहें तो भारत की संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति। तो एक तरफ नवजागरण परक चेतना वह दृष्टि देती है
वह मार्गदर्शन देती है कि हम अतीत और वर्तमान के बीच तुलना कर सकें। दूसरी तरफ यह भी जानने की शक्ति देती है कि हमारा वर्तमान किस प्रकार जर्जर है। इसीलिए भारतेंदु जी नाटक लिखते हैं भारत दुर्दशा, कि भारत किस प्रकार पराधीनता की यातना झेल रहा था उस समय। और तीसरी तरफ यह मानते हुए कि यदि अतीत हमारा सुंदर है, अतीत हमारा सुनहरा था, स्वर्णिम था, अतीत में हम विश्व गुरु थे, सभी क्षेत्रों में हम अग्रणी थे, तो फिर उसी अतीत से क्यों न प्रेरणा लेकर हम वर्तमान को झकझोरें। इसलिए भारतेंदु युग से यह नवजागरण परक चेतना शुरू होती है। यह चेतना अपनी समस्याओं को जानने समझने की शक्ति देती है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने नाटक भारत दुर्दशा में राष्ट्र की दुर्दशा को लेकर के मानो समस्त भारत भाइयों को एक भ्रातृत्व के साथ एकजुट करना चाहते हैं और सामूहिक रुदन के लिए आह्वान करना चाह रहे थे। रोवहूं सब मिलके, आवहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। मानो छाती पीटकर स्वयं भारतेंदु विलाप कर रहे थे और राष्ट्रीय जनता को भी अपनी पराधीनता, अपनी यातना, अपनी दुर्दशा को देखकर सामूहिक रूप से रोने को विवश कर रहे थे। यानी नवजागरण एक तरफ वर्तमान की समस्या को जानने, उसके प्रति चिंतनशील, रुदनशील होने की प्रेरणा देती है, तो दूसरी तरफ अतीत से प्रेरणा भी। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में प्रताप नारायण मिश्र हैं। उन्होंने कविता लिखा, तबही लखियो जहाँ एक दिन रहत कंचन बरसत। भारत का अतीत स्वर्णिम। भाई हमारे कई ऐसे मंदिर वगैरह थे जिस पर आक्रांताओं ने 17 बार चढ़ाई की। सोमनाथ, दक्षिण के मंदिर, उत्तर भारत के मंदिर, हमारी संस्कृति को लूटने, हमारी विरासत को, हमारी समृद्धि को लूटने के लिए ही आक्रांता आते रहे। उनकी शक्लें अलग अलग थीं, आक्रांता के रूप एक ही थे, कहें स्वरूप उनका हमें लूटने खसोटने का एक ही था। अतीत में हमारे यहाँ कंचन सोना बरस रहा था, तब ही लखियो जहाँ एक दिन रहत कंचन बरसत। आज चौथाई जन जहाँ रूखी रोटी को तरसत। और आज का वर्तमान जहाँ पूरी जनसंख्या का चौथाई हिस्सा सूखी रूखी रोटी को भी तरस रहा है। ये वही भारत भूमि है। पितामह ने, मेरे दादाजी ने कहीं रचना लिखी थी कि पहले जमाने में गधा भी जलेबी खा के होता था निहाल, आज के आदमी के बच्चे को लकठो भी मुहाल। लकठो कहते हैं वो शक्करपारा, गुड़ में वो जो बेसन का फ्राई करके डुबो के डीप करके खाएं गुड़ की चाशनी में। यानी भारत का अतीत कितना स्वर्णिम था। हम अपराजेय थे, हमारे यहाँ सोना बरस रहा था, विश्व को सभ्यता हमने सिखाई। लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा नाटक में कि सबके पहले ईश्वर यही धन बल दीन। ईश्वर ने विश्व भर में सबसे पहले यदि किसी को धन बल दिया तो भारत की भूमि। सबके पहले यही ईश्वर सभ्य विधाता कीनो। सभ्यता की जो धाराएं निकली, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो ज्ञान विज्ञान हो, ये सभी धाराएं भारत की भूमि में निकली। चाहे दर्शन हो, चाहे कला हो, चाहे साहित्य हो, चाहे भाषाई वांग्मय हो। सिकंदर को आकर के भारत लगता है कि यहाँ तो अरस्तु हर गली में बैठे, जिस जंगल में घुसो अरस्तु और सुकरात जैसे विद्वान यहाँ दार्शनिक बैठे। तो भारत अतीत में इतना समृद्ध
लिखना पड़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सबके पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनो, सबके पहिले ईश्वर जेहि धन बल दीनो। लिखते रहिए, सुनिए, लिखिए। सोई अब सबके पीछे परत लखाई, वही भारत अब वर्तमान में सबसे पिछड़ गया है। हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। छाती पीट कर विलाप करने को स्यापा या मरसिया भी कहती हैं। यही पद गायन में लावनी भी है। इसलिए भारत दुर्दशा नाटक के पहले ही अंक में योगी आता है और वह लावनी गाता है, और इस लावनी में भारत की दुर्दशा को वह स्पष्ट कर देता है। पैधन विदेश चली जात है, यह अति ख्वारी। इन अंग्रेजों ने हम पर मनमानी लगान राशि थोप करके, हम पर सूद थोप करके, हमारा औपनिवेशिक शोषण करके, जबरन टैक्स लगा करके, कहीं माल गुजारी, कहीं रैयतवाड़ी, कहीं महालवाड़ी, कहीं स्थायी बंदोबस्त, कहीं हड़प नीति, हमारा पूरी तरह से शोषण किया। तो नवजागरण परक चेतना 3 स्तर पे काम करती है। पहले स्तर पर एक शक्ति देती है, एक अंतर्दृष्टि, एक आलोक उत्पन्न करती है कि हम अपने वर्तमान की समस्याओं को जान समझ सकें। दूसरे स्तर पर 2 संस्कृतियों के बीच तुलना उत्पन्न करती है कि हमारा अतीत कैसा था, हमारा वर्तमान कैसा है। और तीसरे स्तर पर अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को संवारने की कोशिश करती है। इसीलिए नवजागरण का काम राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण है। जनता को झकझोरना है, यह बताना है कि तुम पराधीन हो। इस पराधीनता का कारण यह है कि तुम बेखबर हो, तुम सो रहे हो। कभी तुम जगे थे। फिर से अपनी समस्याओं को जानना, समझना, अपने प्रति चिंतनशील होना, समाज को एक करते हुए राष्ट्र को जगाना ही राष्ट्रीय जागरण या नवजागरण है। तो भारतेंदु युगीन साहित्य की जो सबसे पहली विशेषता है दोस्तों, वो है नवजागरण परक चेतना। दूसरी विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता है दोस्तों सामाजिक चेतना या सामाजिक उत्थान। सामाजिक चेतना या सामाजिक उत्थान। आइए इसको भी देखें।